नमस्कार भाई, कैसे हो सारे। एक बार जल्दी से जुड़े, फिर इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। राम राम, नमस्कार। जल्दी से एक बार सभी जुड़िए। भाई थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। जल्दी जल्दी जुड़ो, फिर इस सेशन की शुरुआत करूँगा। जल्दी जुड़ो भाई सारे। हाँ, राम 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 राम। क्या आपकी क्लास नहीं चल रही? कौन सी नहीं चल रही है? चलनी तो चाहिए भाई। चलनी तो चाहिए क्लास, क्यों नहीं चल रही? जुड़ो जुड़ो, जल्दी जुड़ो। ये क्लास करंट अफेयर की होती है, रोज़ लगा लिया करें इसे आप। और शाम को हम ये स्टडी जी के पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये सेशन आप ले सकते हो, लगा सकते हो रोज़। कंटिन्यू करते हैं फिर आज की इस क्लास को। हम कल कहाँ थे? बताइए, यहाँ तक थे हम कल। बताइए, रेलवे रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा का विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप के इंजन है, उसे खालिस्तान कहते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं? तो बोलेंगे, हमने कल बताया था फेरी क्वीन के नाम से जानते हैं उसको। हरियाणा की पहली रेलगाड़ी 1873 में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो दिल्ली से जो है और रेवाड़ी के बीच में चली। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में एक वर्ष खालिस्तान में बनी। बताइए। हाँ, ये नहीं कराया था हमने कल। बताइए कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में एक वर्ष खालिस्तान में बनी। तो कब बनी थी? 1989, 1906, 1998, 1898 और 1888। आंसर दो जल्दी जल्दी। इसका आंसर आप क्या देने वाले होंगे? क्या इसका आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। विश्व विरासत स्थलों में कब बनी? 1898 और या फिर 1906? बी या सी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या इसका आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा। विश्व विरासत स्थलों में कब बना? 1989। बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। विश्व विरासत स्थलों की बात हम करते हैं तो 1989 में बनी या फिर आप 1906 में? और जब हमारे यहाँ विश्व विरासत स्थलों की जब बात करते हैं, और ये विश्व विरासत स्थलों में आज हमारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कितनी जगह हैं अपने यहाँ? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जब बात करेंगे तो हमारे यहाँ वर्तमान में कितनी जगह हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नाम आता है जिनका? तो हमारे यहाँ उनकी संख्या के बारे में बात करेंगे तो उन जो है वो टोटल 42 जगह हैं। कितनी है? 42 की जब हम बात करेंगे तो कब आती हैं? 42, 42 आती है ना। तो फिलहाल 82 भी कौन सी बनी है? राम राम भाई, राम राम। फिलहाल 42वीं जगह कौन सी है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिनका नाम आता है? जिनका नाम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम गिना जाता है, वो 42वीं जगह की जब हम बात करेंगे तो किसका नाम लिया जाता है? तो 42वीं जगह की जब बात करें तो वो नाम लिया जाता है ओयसल के मंदिर। कौन है? ओयसल के मंदिर। 41वीं की जब बात करेंगे तो 41वें में आपसे पूछे तो 41 में है कौन से? शांति निकेतन, ठीक है। 40वीं कौन सी है? 40वीं धरोहर आपके बारे में आपसे पूछे तो 40वीं धरोहर है हमारी वो जिनका संबंध आप हड़प्पा सभ्यता से मानते हैं, धोलावीरा। क्या सब बोलेंगे? धोलावीरा की जब हम बात करें तो धोलावीरा जो है वो
सबसे आखिरी मानी जाती है, जो हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। गुजरात की बात करें तो वो 40वीं धरोहर है क्या है। अभी अहमदाबाद की जब हम बात करूँ तो अहमदाबाद भी तो है नहीं यूनेस्को की धरोहर में। अहमदाबाद भी जो यूनेस्को की धरोहर में इसका नाम लिया जाता है, तो अहमदाबाद में यूनेस्को की धरोहर की जब हम बात करें तो वो भी लिया जाता है। अहमदाबाद और गुजरात शहरों की जब हम बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में, और जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये दो ही शहर हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसका नाम लिए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, बिल्कुल जी याद रह जाए तो। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में से नहीं गुजरता। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किस में से नहीं गुजरता, 10 की बात कर रहा है ये। मतलब अभी पूछ रहा है कि जो नेशनल हाईवे नंबर 9 की बात करेंगे तो ये कहाँ से नहीं गुजरता, ये आपसे पूछे तो बताइएगा क्या आंसर आप देंगे। रोहतक, हिसार, सिरसा और जींद। तो हमारे यहाँ की बात करेंगे तो ये कहाँ से गुजरता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की बात हम करेंगे तो ये गुजरता है झज्जर जिले की जब हम बात करें, झज्जर में आप बहादुरगढ़ का नाम लेते हो, बहादुरगढ़ से गुजरता है। फिर आप रोहतक की बात करेंगे, रोहतक से गुजर रहा है। फिर भिवानी में से गुजरता है, भिवानी में एक जगह का नाम है मुंढाड़ जो मुख्य रूप से है। फिर उसके बाद आसी, हिसार, ठीक है। फिर उसके बाद फतेहाबाद और उसके बाद सिरसा, इनमें से गुजरता है। और हमारे यहाँ हरियाणा के पॉइंट से हम बात करें तो हरियाणा में लगभग 286 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 286 किलोमीटर लंबाई है। हरियाणा में सर्वाधिक लंबाई है इसकी। हरियाणा में सर्वाधिक लंबाई की जब हम बात करेंगे तो किसकी लंबाई है सर्वाधिक, इस नेशनल हाईवे की 286 किलोमीटर। और ये लगभग कितने 6 जिलों में से गुजर रहा है, कितने जिले में से 6 जिले। और जो NH 44 है वो कितने में से गुजरता है, वो 7 जिलों में से गुजरता है। वो जो है NH 44 आपसे पूछे तो वो कितने जिलों में से गुजरता है, तो उसका आंसर आप देंगे वो 7 में से गुजरता है और ये 6 में से। लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। लगभग 257 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और ये 286 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। NH 44 और इसमें एक और आप बताइएगा मुझे, एक NH 48 है, NH 48 कितने में से गुजरता है, तो हम क्या बोलेंगे NH 48 गुजरता है गुड़गांव और रेवाड़ी। गुड़गांव और रेवाड़ी की जब बात करेंगे तो NH 48 जिसका नाम पहले NH 8 था उसका नाम आज बदल के क्या NH 48 हो गया, ठीक है। आज NH 48 हो गया जिसका नाम पहले 8 था। तो वो गुड़गांव और रेवाड़ी। एक क्वेश्चन क्या आता है कि आप बताइएगा कि बावल क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल एरिया, बावल औद्योगिक क्षेत्र वो किस नेशनल हाईवे के किनारे है, तो बोलेंगे NH 48 के किनारे है, ये NH 8 के किनारे है। एक मैंने आपको और बताया होगा आर्टिकल जो है 352 याद है, 352 जो हाईवे है नेशनल हाईवे वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है नरवाना से रोहतक होते हुए जो है जींद, रोहतक, झज्जर होते हुए बावल आता है, तो वो भी 352 वहाँ से आ रहा है। एक आपने नाम सुना होगा नेशनल हाईवे नंबर 152। नेशनल हाईवे नंबर 152 कहाँ से आता है, तो नेशनल हाईवे नंबर 152 आता है नरवाना से शुरू होकर के, नरवाना, कैथल, अंबाला और आगे जाकर के चंडीगढ़ पहुंच जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 152 की बात करेंगे तो फिर कोई पूछे कि 152D कौन सा माव है, 152D, तो 152D जो है वो इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र से लेकर के और वो नारनौल तक पहुंच रहा है। इधर 152D की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे हैं, मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो 8 हैं। कुल की बात करेंगे तो आप इसका नाम 34 लेने वाले हो। कितने लेने वाले हो, 34 रहने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था, बताइए आंसर क्या देने वाला। बताइए क्या आंसर देंगे। तो वो जो है और सबसे पुराना कौन सा होगा, रेवाड़ी होगा जो 1873 में बना है, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जंक्शन है, सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र में जो अलग अलग दिशाओं में जो है यहाँ से ट्रेनें जाती हैं 6 दिशाओं में। और जब अभी आने वाले समय में जब नूह में रेल जाएगी तो वो 7 दिशाओं में अलग अलग जाने वाली है। तो वर्तमान में 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है
वो एकमात्र स्टेशन जो है, जंक्शन है, वो अपने हरियाणा में रेवाड़ी पड़ता है। रेवाड़ी से ही अपने देश की पहली जो सीएनजी ट्रेन चली थी, पहली सीएनजी ट्रेन जो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी, देश की पहली सीएनजी ट्रेन भी यहाँ से यहाँ तक चली मानी जाती है। फिल्म लोको सेट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और चाहिए क्या भाई, ठीक है। तो अपने यहाँ सबसे पहला स्टेशन इसको माना जाता है। अगला है बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो बोलेंगे NH9 पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? NH10 का नाम 9 है, तो बहादुरगढ़ इस पर पड़ेगा, ध्यान रखना इसको। अगला है हरियाणा किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? बताइए, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित जो है वो किलोमीटर योजना शुरू की गई। तो किलोमीटर योजना के हिसाब से जो है उसके हिसाब से बसें चलाई गई हैं। तो वो गुरुग्राम, कुरुक्षेत्रगढ़, नूंह और अंबाला में। क्या इसका आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा? बताइए आंसर क्या देने वाले हो। बहुत बढ़िया भाई, बताइए किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना को शुरू किया गया? तो उसका आंसर आपके द्वारा क्या दिया गया? गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नूंह और अंबाला में। हमारे यहाँ की जब बात करेंगे तो आप अंबाला, गुड़गांव की जब बात करते हैं तो गुड़गांव में हरियाणा जो है रोडवेज का इंजीनियरिंग जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित है? तो वो स्थापित है गुड़गांव में, ठीक है, जहाँ पर बसें बनती हैं, जहाँ पर बसें बनती हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में सबसे पहली इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ चली थी, इलेक्ट्रिक बसें जो चलाई गई थी, वो कहाँ चलाई थी? तो वो गुड़गांव और फरीदाबाद में चलाई गई थी। हरियाणा रोडवेज का जो इंजीनियरिंग जो है विभाग है, उसका जो बोलेंगे तो वो कहाँ पर बढ़ता है? तो उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में बढ़ता है। कहाँ पर पड़ेगा? गुड़गांव में, ठीक है, गुरुग्राम में पड़ता है, ध्यान रखना इस बात को। आपने यहाँ की बात करें तो सबसे पुराना बस स्टैंड की बात करेंगे तो आप अंबाला का नाम लेते हो। सबसे पहला बस स्टैंड अंबाला में, जिसका आज नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम से है, जिसको आज वर्तमान में सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपने यहाँ की बात करेंगे तो नाम सुना होगा आपने, फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक बस टर्मिनल बना है। बस फरीदाबाद में अपने हरियाणा का पहला बस टर्मिनल एक तरीके से बनाया गया है कि वो उसी तर्ज पर बना है जिस तर्ज पर आपने यहाँ एयरपोर्ट बने हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते हैं, उस तर्ज पर यहाँ पर PVR होगा, यहाँ पर जो है अलग अलग दुकानें होंगी। तो वो उस तर्ज पर पहला बस टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया? तो पहला बस टर्मिनल अपने यहाँ फरीदाबाद में बनाया गया है। और इसी तरीके से पूरे हरियाणा के लगभग अन्य 6 जगहों पर इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ बना? तो उसका उद्घाटन हमारे परिवहन मंत्री गुप्ता साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जैन के साथ मूलचंद जैन के द्वारा इसकी जो है उद्घाटन किया जा चुका है। गुड़गांव को खलिस्तान से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। गुड़गांव को खलिस्तान से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। सोनीपत, रेवाड़ी, दादरी और नरवाना। तो क्या देंगे? रेवाड़ी को ही जोड़ता है, सबसे पुराना तो, ठीक है। तो गुड़गांव से रेवाड़ी जो जा रहा है वो, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा, एक यहाँ से गढ़ी हसरू से जब हम बात करेंगे तो आपको कहाँ पर पहुँच रहा है? गढ़ी हसरू नाम सुना है आपने? जो मतलब जानते तो होगे, नाम सुना तो लग गया है ना। तो एक नाम सुना होगा, फरुखनगर तक एक रेलवे लाइन बिछा रखी है। और रेलवे लाइन क्यों बिछाई? तो उस रेलवे लाइन के बिछाने का लॉजिक क्या था कि नमक ढोने के लिए। क्वेश्चन बहुत आता है कि बताइए जो फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो क्यों बिछाई गई थी? फरुखनगर तक रेलवे लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन से फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, उसका लॉजिक क्या था? नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी, ठीक है, नमक ढोने के लिए। अरे बिल्कुल, अंग्रेजों के समय पर यहाँ पर गोडाउन होते थे, नमक के गोडाउन होते थे यहाँ पर, ठीक है, अंग्रेजों के समय। अरे थोड़ा सा बिल्कुल पहले चलूँ कि हेमू का जो पिताजी आया था, हेमू का जो बाबू आया था, वो क्या था? नमक का व्यापारी था। हेमू का बाबू नमक का व्यापारी था ये। यार वो कहाँ से आया? वो राजस्थान से यहाँ पर आया। कहाँ? अपने हरियाणा में, और रेवाड़ी में आकर के बसा। तो रेवाड़ी में आके बसा, इसका मतलब कम्युनिटी के आसपास नमक का कुछ ना कुछ था, ठीक है। तो नमक का कुछ था, तो ये यहाँ पर अंग्रेजों के समय में हमें पता चलता है कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई, तो ये यहाँ पर नमक के भंडार होते थे, ठीक है। तो इसलिए ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और ये आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा है? इनमें से इंदिरा गांधी, हिसार, शिवाजी और बेगमपेट हवाई अड्डा। आपने यहाँ पर हवाई अड्डा कौन सा है? तो बोलेंगे हिसार एयरपोर्ट है, जिसको महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा हो चुकी है। महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाता है इसको, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। जो हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम किस नाम से जाना गया? हिसार में पहले इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से था,
लेकिन अब इसका नाम वर्तमान में महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाता है। अपने हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपसे को पूछे तो हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के मामले में बात करेंगे तो भी आप किसका नाम लेने वाले हो, आप हिसार एयरपोर्ट का नाम लेते हैं। हिसार एयरपोर्ट हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। और वहीं लगभग इसकी जो एरिया पड़ता है वो कहते हैं कि लगभग 7,000 एकड़ में फैला हुआ है। और आपने यहाँ नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बताया थे मैंने आपको, नागरिक उड्डयन मंत्री मैंने आपको बताया था अपने दुष्यंत चौटाला, जो मुख्यमंत्री साहब हैं वर्तमान में, उप मुख्यमंत्री हमारे दुष्यंत चौटाला जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री की जब हम बात करेंगे तो वही हमारे क्या हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। वर्तमान में हरियाणा में नागरिक उड्डयन मंत्री की जब हम बात करेंगे तो वो जो हमारे उप मुख्यमंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री भी अपने पास रखते हैं पद भी, ठीक है, तो वो वर्तमान में इस पद पर हैं, ठीक है, बिल्कुल जी, आप याद रखना। वहीं आपसे पूछे तो आपने यहाँ पर हवाई अड्डे की बात करते हैं तो हवाई अड्डे कितने टोटल हमारे अड्डे वर्तमान में यहाँ पर 7 हवाई अड्डे हैं। इनमें से एक हवाई अड्डा कौन सा है तो ये हिसार का है, और दूसरा हवाई अड्डा कौन सा है, हम एक बात देखना, दो तो सैनिक हवाई अड्डे हैं और 5 असैनिक हैं। उसमें से 2 कहाँ हैं, एक सैनिक हवाई अड्डा अम्बाला में है और एक सैनिक हवाई अड्डा सिरसा में है, ठीक है। और जो असैनिक हवाई अड्डों में इसका नाम हिसार एयरपोर्ट का नाम आता है, असैनिक हवाई अड्डों में। और वर्तमान में तो कार्गो के रूप में यूज़ किया मतलब जो होगा, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी के भार को कम करने के लिए जो है हिसार एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। और वहीं जब आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट को कम करने के लिए अभी विकसित किया जाएगा, किसको, अम्बाला सैनिक हवाई अड्डा है, अम्बाला सैनिक हवाई अड्डा, इसको चंडीगढ़ के भार को कम करने के लिए इसको डेवलप किया जाएगा। ये अभी 2-3 दिन पहले भी बात आई थी कि भाई ऐसा हम करने जा रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के भार को कम करने के लिए मुख्य रूप से तो देखो होने वाला जेवर एयरपोर्ट ही, जेवर एयरपोर्ट जो वर्तमान में अपने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा आने वाले समय में। वर्तमान में तो इंदिरा गांधी है जो दिल्ली में पड़ता है, ये वर्तमान में सबसे बड़ा है। दक्षिणी एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, ठीक है। वैसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, और वो कहाँ पड़ता है तो वो बोलेंगे सिंगापुर में वो पड़ने वाला है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर कितने राज्यों में से होकर के गुजरता है, दिल्ली मुंबई जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है हमारे मतलब जो एक्सप्रेस वे है वो कहाँ कितने यहाँ से गुजरता है, बताइएगा जल्दी से, क्या देने वाले हो। एक बार है ना सारे सेशन को लाइक बटन दबाओ बेटा एक बार जल्दी से, मैंने बिल्कुल पहली शुरू होते ही और मैंने अभी तक बोला नहीं है कहाँ से करें जी, हरियाणा जीके की प्रिपरेशन कहाँ से करें नीलम, आपने हरियाणा जीके की प्रिपरेशन कहाँ से की है जी, ओ किसी और से पूछ रहे हैं, चलो बता दो भाई इनको कहाँ से करें। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की बात हम करेंगे तो 10, 3, 6 और 8, तो हम बात करें तो लगभग 6 राज्यों से होकर के गुजरने का काम करता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अपने देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जाता है, देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जाता है। प्रवीण कौशिक भाई राम राम, जय राम जी की, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या बोलेंगे आप, औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में जो है इनका नाम आता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में एक विकसित किया जा रहा है और ये देश में सबसे लंबा है। वर्तमान में सबसे लंबा जो इससे लंबा मतलब इससे पहले जो लंबा होता था वो जो चल रहा है वर्तमान में जो है वो आप पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम लेते थे, लेकिन वर्तमान में दिल्ली मुंबई सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जाता है, ठीक है। बिल्कुल जी, नहीं किया है ना सबने, आप देखो कम से कम 100 आसपास बच्चे देख रहे हो और लाइक 49 ने कर रखा है, ठीक है, तो आधों ने कर रखा है तो बिल्कुल गलत बात है। निम्नलिखित में से कौन सा रास्ते हरियाणा से होकर के गुजरता है जो दिल्ली और फाजिल्का को पंजाब से जोड़ता है, बताइएगा, दिल्ली और फाजिल्का को पंजाब से जोड़ता है, बताइएगा क्या देने वाले, जल्दी जल्दी बताइएगा। NH10 8-65, तो आंसर क्या देने, तो अभी दिल्ली से फाजिल्का के बीच में NH9 आता है जो दिल्ली को फाजिल्का से जोड़ता है पंजाब में। नेक्स्ट है NH10 दिल्ली को खालिस्तान से जोड़ता है, तो NH10 किसको जोड़ देगा, दिल्ली को फाजिल्का से। नेक्स्ट है बताइएगा, हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी का रेल संचार खालिस्तान में शुरू हुआ, बताइएगा। मतलब ये कह रहा कि रेल संचार सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी शुरू हुआ। हरियाणा के कैथल में इस गांव का ऋषि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हरियाणा के में कैथल के इस गांव में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई थी ये संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, महर्षि वाल्मीकि के नाम से। आंसर दीजिएगा, क्या देने वाले हो, जल्दी से बताइए। इसका आंसर सबको पता है, आंसर दीजिएगा, थोड़ा हटके है टॉपिक से, बताइए जल्दी से। फिर भी भाई एकदम है ना 100 लाइक हो जाने चाहिए बेटा, एकदम 100 लाइक करिएगा एक बार जल्दी से,
आप कितना देख के जा चुके हैं और अपने बिल्कुल जल्दी से 100 लाइक करिए। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो सभी। एक बार बच्चे लाइक बटन दबा करके फिर आगे चलें और सारे A to Z आंसर देना है सबको, क्योंकि पता है हर किसी को, आशा करता हूँ कि पता होगा। ठीक है, तो ये मुंदरी में है या पुंडरी में है या खुराना में है या शेरगढ़ में है, क्या आंसर आप देंगे? जल्दी जल्दी बताइए और लाइक करो सब। जल्दी से करिए बेटा। एडमिट कार्ड आ गया भाई। विमल दीवान, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जाकर के एक बार आप जब डाउनलोड करेंगे तो दिख जाएगा आपको एडमिट कार्ड आए हुए हैं। एडमिट कार्ड निकाल सकते हो आप, कल शाम से ही आए हुए हैं। कल शाम से ही एडमिट कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आप जाकर के डाउनलोड करेंगे तो दिख जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप? तो मुंदरी देने वाले हो, ठीक है। तो मुंदरी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप ये विश्वविद्यालय देखेंगे और इस विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो 2018 में इस विद्यालय की स्थापना होती है। एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला आता है हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक में स्थापना हुई। मतलब हमारे यहाँ IIM की स्थापना हुई थी। बताइएगा क्या IIM? आपने यहाँ एक बात करते हैं हम, IIM रोहतक के अलावा कहीं और भी स्थापित हो रहा है। IIM रोहतक के अलावा एक IIM की स्थापना होगी गुरुग्राम में। आने वाले समय में रोहतक के अलावा दूसरा IIM गुड़गांव में भी स्थापित किया जाएगा। IIM रोहतक के अलावा गुड़गांव में भी स्थापित होगा। बताइएगा बिल्कुल जी। आपका नहीं निकल रहा है, बस ऐसे ही कुछ फॉल्ट आ रहा होगा, लेकिन बेटा निकल रहा है। अब मैंने जो है कई सारे, किस ने निकाल दिया बताओ भाई? डेट ऑफ बर्थ गलत आई है, कोई बात नहीं, उसको ठीक करा लेना आप क्या कर लेना, डेट ऑफ बर्थ ठीक हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ ठीक। हाँ, नाम और ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। आप वहाँ पर भी बात कर सकते हो, जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ भी कुछ इलाज है इसका। लेकिन जब आप HSSC में, यदि आप एग्ज़ाम से पहले HSSC पहुँच जाएँ तो और ज़्यादा अच्छा है। पंचकुला में पहुँच करके और अपना नाम और रोल नंबर ये सारी चीज़ ठीक करा लें। ठीक है, मान लो आगे कभी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की बात करें तो कब इसकी शुरुआत हुई? तो 2009 में शुरुआत होती है, 2011 में, 2001 में और 2003 में। ठीक है, तो कब इसकी शुरुआत हुई मानी जाती है? बताइएगा। 2009 का आंसर आप देंगे या कोई और आंसर आपके द्वारा दिया जा रहा है? IIM रोहतक। अभी तो पहले तो रोहतक शहर में था, मतलब MD यूनिवर्सिटी कैंपस में शुरू चला करता जब तक इसकी खुद की बिल्डिंग नहीं बन गई थी। लेकिन आज वर्तमान में हम बात करें तो आज ये इनकी किसी खुद बिल्डिंग है। वेरी गुड आफ्टरनून भाई। इसकी खुद की बिल्डिंग है और वो सुनारिया जेल पड़ती है। सुनारिया में जेल है ना, सुनारिया में ट्रेनिंग सेंटर भी है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो वहीं पर ये IIM जो है रोहतक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी हाल ही में हरियाणा चतरा परिवहन सुरक्षा योजना 2018-19 की विशेषता नहीं है? चतरा ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम की जो है विशेषता नहीं है 18-19 की। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बढ़ाना, मुफ्त यात्रा की सुविधा, शिक्षण संस्थानों को जोड़ना ताकि सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सके, सभी स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए लागू किया गया है। मदेगा इनमें से कौन सी ये इस विशेषता 2018-19 में जो ये योजना आई थी इसकी विशेषता ये नहीं है? क्या इसका आंसर आपके द्वारा दिया जाना चाहिए? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया कि भाई ये महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बढ़ाना है, और महिला यात्रा की सुविधा, शिक्षण संस्थानों को जोड़ना ताकि सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सके, और सभी स्कूल कॉलेजों के छात्रों के लिए इसको लागू किया गया है। ABCD में से जो भी आपको ठीक लगे जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32। अरे एक बार जल्दी से लाइक करो यार। अभी तक मैंने चौथी बार बोल रहा हूँ और आपने अभी तक 73 पर उलझे हैं। आप अभी तक आप 73 पर उलझे हैं। जल्दी जल्दी करो एक बार। जब अगले क्वेश्चन पर जब चलूंगा, जब इसने सोते ही लाइक करोगे। हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर खालिस्तान और खालिस्तान के बीच में चलेंगी। रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट खालिस्तान से खालिस्तान के बीच में चलेंगी। हरियाणा में अभी हाल ही में स्वीकृत किया गया है इसको। तो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएंगी? कैथल फरीदाबाद, पलवल सोनीपत, यमुनानगर फरीदाबाद, या फिर हम बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र गुड़गांव। कहाँ से कहाँ तक हम बात करेंगे तो वो चलाई जाएंगी। एक बार आंसर दीजिएगा। कैथल से फरीदाबाद के बीच में चलाई जाएंगी,
पलवल से सोनीपत के बीच में, यमुनानगर से फरीदाबाद के बीच में और कुरुक्षेत्र से गुड़गांव के बीच में। अभी हाल ही की जब बात करेंगे तो हरियाणा में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर प्रोजेक्ट खालिस्तान से खलिस्तान के बीच में चलाई जाएगी। आंसर दीजिएगा। आते ही कर दिया था लाइक, चलो अच्छी बात है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद तो नहीं, सब ने तो नहीं कर रखा ना। बताइए क्या इसका सही आंसर आपके द्वारा दिया जाना चाहिए? यमुनानगर से फरीदाबाद देंगे या कुरुक्षेत्र से गुड़गांव देने वाले हो? ये आंसर एक बात जल्दी से दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई सर्वाधिक किस जिले में है? हरियाणा में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में पड़ती है? हिसार, कैथल, भिवानी, पानीपत। पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर आपको पड़ती है? हमारे यहाँ जब हम बात करें तो सर्वाधिक घनत्व आपसे पूछता है तो आप किसका नाम देने वाले हो? आप अम्बाला देने वाले हो। यदि आप कच्ची सड़कों की जब सर्वाधिक हम बात करेंगे तो आप कच्ची सड़कों की बात करते हैं तो वो जींद में देने वाले हो। ठीक है, कच्ची सड़कें सर्वाधिक कहाँ पर आपको दिखाई देती हैं हरियाणा में? तो वो जींद में दिखाई देंगे। वो आप सीधा सीधा जींद के ये भी लगा लेना, एक ही रोड है जो रोहतक से जींद की साइड जो आप जाते हैं तो वो बड़ा नहीं है। नहीं तो आप कहीं भी चले जाओ, आप रोहतक से भिवानी चले जाओ, रोहतक से दादरी चले जाओ, रोहतक से गोहाना चले जाओ, हिसार चले जाओ, रोहतक से आप दिल्ली आ जाओ, झज्जर आ जाओ, सभी सोनीपत सब रोड बने हुए हैं। लेकिन एक रोड है जो बड़े लंबे टाइम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय बनने लगा था, वो कंपनियां चेंज हो गई उसको बनाने वाली। ठीक है, तो वो लेकिन एक रोड नहीं बनाया जो दिल्ली से जो आपने रोहतक से जो जींद जाने वाला, तो आप इसे याद रख सकते हो। तो अभी मैं भी बन भी गया हूँ लेकिन कई दिन हो गए बने हुए, मतलब गए हुए वहाँ। पूरा तो अभी भी नहीं बना होगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरा तो अभी भी नहीं बना होगा वो जींद वाला। ठीक है, तो आप बोले ना सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कों की लंबाई की बात करेंगे तो वो आपको जींद में दिखाई देता है। यहाँ पर पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे तो वो हिसार, जी हाँ, भिवानी, कैथल या फिर आप पानीपत आंसर आपके द्वारा दिया जा रहा होगा। ये आंसर एक बार जल्दी से दीजिएगा, कहाँ पर पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है इसके हिसाब से। ठीक है, तो वैसे तो हम बात करेंगे तो आप इसका आंसर अम्बाला दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ के हिसाब से हम बात करते हैं तो भिवानी का नाम आप लेते हैं। फरीदाबाद में निकलने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग जिनमें से बल्लभगढ़ और मथुरा आगरा के रास्ते जाते हैं, बताइएगा कौन सा जाता है? वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा के आगरा के रास्ते हम जाते हैं? कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है यहाँ से? कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3 और 4। तो पहले गुजरता था कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 1 ही गुजरता था। ठीक है, तो अब कौन सा गुजरता है? NH-44 गुजरता है। तो ये आगे जाकर के मथुरा आगरा तक चला जाता है तो NH-44 जाता है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? तो अभी ये तो बताया ही था हमने। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2016 रहने दो आप इसको। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का जो है अनुदान के रूप में राज्य और केंद्र राज्य के बीच में कितना अनुपात किया गया है? मतलब वित्त पोषण के रूप में हम बात करेंगे तो सोनीपत तक जो दिल्ली मेट्रो का विस्तारीकरण होगा तो उसमें केंद्र राज्य और केंद्र का, पहले राज्य और फिर केंद्र सरकार के बीच में जो वित्त पोषण होने वाला है वो उसका रेशियो क्या रहेगा? उस वित्त पोषण का रेशियो क्या रहेगा? 50-50, 80-20 या फिर हम बोलेंगे 20-80 या 60-40। तो ये आंसर आप दे दीजिएगा, क्योंकि स्टेट के वित्त पोषण के बगैर सेंटर पूरा खर्चा नहीं उठाने वाला है। ठीक है, तो वो स्टेट कितना उठाएगा? जब अपने यहाँ जैसे सोनीपत में तो बनेगी ही, ऐसे जाने वाला है। अभी हाल ही में बल्लभगढ़ से की बात करें तो बल्लभगढ़ से मतलब नाहरसी स्टेशन से पलवल तक भी ट्रेन जाने वाली है, पलवल तक भी जाने वाली है। इधर बहादुरगढ़ तक आ चुकी है, बहादुरगढ़ से आगे आसोदा तक जाने वाली है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो की बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ कहाँ पर आई? तो गुरुग्राम में आई थी पहली मेट्रो, गुड़गांव में आई थी। तो कितना है हमारे यहाँ? 60 जो है 40 की बात करेंगे तो ये डी ऑप्शन होने वाला है, ना कि 50-50 जो दे रहे हो ना ये होने वाला है। 60 हरियाणा सरकार देगी और 40 सेंट्रल सरकार देगी, ज़्यादा देगी। हरियाणा मंत्रिमंडल नई दिल्ली में हरियाणा के खालिस्तान जिले तक रेल का विस्तार करने की अनुशंसा है। हरियाणा मंत्रिमंडल में नई दिल्ली से हरियाणा के खालिस्तान जिले तक मेट्रो रेल विस्तार की योजना है। पानीपत, रेवाड़ी, भिवानी और सोनीपत। ठीक है, तो वो बिल्कुल जी सोनीपत तक है। ठीक है, भिवानी तक ही बकीता होगी, ना रेवाड़ी तक और ना पानीपत तक। तो आंसर है सोनीपत तक है जो है रेल विस्तारीकरण की योजना है जब हम मेट्रो की बात हम करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 दिल्ली और खालिस्तान के बीच को जोड़ता है, तो दिल्ली से फाजिलका के बीच में जोड़ने का ये काम इसके द्वारा किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो और एक टॉपिक और बीच में जोड़ देते हैं। ठीक है, हरियाणा के पॉइंट से हम बात करेंगे तो
कुछ क्वेश्चन तो आगे करते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, बिल्कुल हिसार में वो देख लेंगे कितनी है। ठीक है, हरियाणा में दक्षिणी हिस्से में स्थित है और भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक या पंचकुला या महेंद्रगढ़ टीला। तो क्या इसका आंसर आपके द्वारा दिया जा रहा है? आंसर दीजिएगा, क्या इसका सही आंसर आपके द्वारा दिए जा रहे हैं आप? तो कौन सा है इसमें बताइए। इंपॉर्टेंट डेट और टॉपिक कराऊं? इंपॉर्टेंट फिर ढूंढना पड़ेगा, वो टॉपिक बिल्कुल है मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन अभी ढूंढना पड़ेगा भाई, तभी बात बनेगी। तो महेंद्रगढ़, आपने यहाँ की बात करेंगे तो दक्षिणी हिस्से में भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुराने अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार माना जाता है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला में ही आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर ही आपको जो है डोसी की पहाड़ी दिखाई देगी, वो जो महेंद्रगढ़ में आता है। डोसी की पहाड़ी की जब हम बात करेंगे तो जो दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में जिसका विस्तार माना जाता है। महेंद्रगढ़ की जब हम बात करेंगे जिसका विस्तार आप मानेंगे, ठीक है, वो महेंद्रगढ़ जहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, अच्छी खासी लाख की चूड़ियों की जब हम बात करेंगे तो वो यहाँ पर बनती हैं। लाख की चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं? ज़्यादा हरियाणा में सर्वाधिक लाख की चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं? तो वो महेंद्रगढ़ में बनती हैं। ठीक है, और वो महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ किसने रखा? तो नरेंद्र सिंह ने। तो है नरेंद्र सिंह जो राजा हुआ करता, उसने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर जो है ये महेंद्रगढ़ नाम रखा। अपने पुत्र महेंद्र सिंह की जब हम बात करेंगे तो वो महेंद्र सिंह के नाम पर ये नाम नरेंद्र सिंह के द्वारा ये रखा गया था। आपने नाम सुना होगा, बताइए मुझे, कानौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? कानौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? बस ये बता दो मुझे। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी सीटी मेंस में भी आया था, जहाँ तक मुझे याद है, मैं भी उसी में आया होगा, बिल्कुल आया था। कानौड़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बस इसका आंसर एक बार दे दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। अरे महेंद्रगढ़ जिले तो आओगा, महेंद्रगढ़ जिले, मतलब जिले की बात कर रहा हूँ मैं पूरे, मैं ये बात नहीं कर रहा नारनौल या महेंद्रगढ़, तो मैं पूरे महेंद्रगढ़ की बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, वो पूरे महेंद्रगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ। बताइए जल्दी से, क्या देंगे आप? क्या पूछा है मैंने? कानौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया? कानौड़ के किले का निर्माण की बात करें तो किसके द्वारा करवाया गया? तो बोलेंगे तात्या टोपे के द्वारा। किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा। तो कानौड़ सिटी बोला जाता था इसको, महेंद्रगढ़ की जब बात करेंगे तो। और यहाँ पर एक नाम सुना होगा आपने, एक दोहन नदी है, वो महेंद्रगढ़ में ही समाप्त हो रही है। वैसे तो कहते हैं हम साहिबी नदी की जो है किसकी, साहिबी नदी की सहायक नदी है, लेकिन वो है दोहन नदी, महेंद्रगढ़ में ही खत्म हो रही है। ये भी आपको पता भी होगा, आप जानते भी होंगे। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की जब बात करें तो इसका विस्तार सर्वाधिक एरिया हरियाणा में किस जो है जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार माना जाता है? तो उसका विस्तार आपसे को पूछे तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ज़्यादा विस्तार हरियाणा में, तो वो गुड़गांव में दिखाई देगा। कहाँ पर? गुरुग्राम में। सलेट जो है पत्थर की जब बात करें तो सलेट पत्थर जो आपको दिखाई देता है हरियाणा में सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगा? तो वो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में आप सलेट पत्थर का नाम आप देने वाले हो। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की भी बात करेंगे। शिवालिक पर्वत श्रृंखला ये सब अपर्दन के लिए जानी जाती है, मतलब एक तरीके से यहाँ की मिट्टी में सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल जो है पद चिन्हों पर, बिल्कुल उसके निचले हिस्से पर जो है इसका विस्तार माना जाता है। और शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार अपने हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, इस हिस्से में आपको अरावली शिवालिक पर्वत श्रृंखला का विस्तार मानेंगे। और ये सबसे ज़्यादा अपर्दन करने वाली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, पंचकुला में जब हम बात करें तो वो शिवालिक की पहाड़ियों का ही हिस्सा इसको आप मानते हो। और यहाँ पर ही करो चोटी जो है, मोरनी की पहाड़ियों में करो चोटी सबसे ऊँची चोटी आपको पड़ती है, तो वो यहीं पर पड़ती है करो चोटी। मोरनी की पहाड़ियों की बात करेंगे तो मोरनी की पहाड़ियों में जो है करोह चोटी के रूप में आप इसका नाम आपके द्वारा लिया जाता है। हरियाणा का उत्तर प्रदेश के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक सीमा बनाती है।
तो यह नदी एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाएगी? तो वो बनाएगी यमुना नदी जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर की लगभग हम बनाती है? लगभग 320 किलोमीटर के आसपास ये जो है हरियाणा और यूपी के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाने का काम ये करती है। ठीक है, पता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। यमुना नदी की बात करूँ तो यमुना नदी पर जो बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके, क्योंकि हम बता चुके हैं इस बारे में आपसे पहले भी। क्या भाई बताओ, ताजेवाला जो है, ताजेवाला इसकी स्थापना की गई थी तो किस वर्ष की गई थी यमुना नदी पर? देखो, मैंने अभी हथिनीकुंड बैराज तो मैंने कई बार आपको बताया भी है। हथिनीकुंड बैराज जो है जिसकी बनकर की कब तैयार हुआ? 1999 में, जिसको मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं, जिसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, तो वो हथिनीकुंड बैराज यमुना नदी पर बना हुआ है। और यही जब बात करेंगे तो आप पश्चिमी यमुना नहर या पूर्वी यमुना नहर की बात करेंगे तो वो यहीं से आपने यहाँ सिंचाई करने का काम करती हैं नहरें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ताजेवाला है वो किस साल में बना था? ये अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। जो अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, तो वो एक बार आंसर दीजिएगा कि ये जो है ताजेवाला किस साल में बना था? 1900 में बना है या 1800 में बना है? तो 1800 में बना है तो कब बना है? आंसर दीजिएगा कि भाई 1800, ऑप्शन देता हूँ, 75 में, 1878 में, 1893 में और 1898 में। बस चलो, मैंने आपको 1800 में ही बना है, ये ऑप्शन दे दिए, 75, 78, 93 और 98। ठीक है, आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आप देने वाले हो, किस साल में बने हैं ये? जल्दी जल्दी कमेंट के आंसर दीजिएगा। बिल्कुल जी, तो इसका आंसर आपके द्वारा क्या दिया गया? 1878 में बना है। 1978 की जब बात करेंगे तो उसमें बनाया गया था हरियाणा में। तो ताजेवाला की बात करेंगे तो याद रहेगा। और ये अपने यहाँ से तो पश्चिमी यमुना नहर जो अपनी हरियाणा में गुजरती है और पूर्वी यमुना नहर जो कहाँ जाती है? यूपी में सिंचाई करने का काम करती है और हरियाणा की सबसे लंबी सिंचाई नहर मानी जाती है। यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, ध्यान रखना। और ये घग्गर की बात करूंगा तो एक नाम सुना होगा, घग्गर। ये घग्गर जो है वो घग्गर नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? आपने हरियाणा से गुजरती है घग्गर, यमुना का मैदान एक तरीके से हम मानते हैं। तो घग्गर नदी की बात करूंगा तो मारकंडा नदी इसकी सहायक नदी है। मारकंडा नदी इसकी, ये वो मारकंडा जिसको आप अरुणा नदी के नाम से भी जानते हैं, वो इसकी सहायक नदी है। सरस्वती नदी की जब हम बात करें तो सरस्वती नदी इसकी सहायक नदी है घग्गर की। और ये इस मारकंडा में मिलती हैं कौन सी? टांगरी मिलती है। टांगरी नदी की बात करेंगे तो वो कौशल्या, ये सारी नदियाँ मारकंडा में मिलती हैं और मारकंडा इसमें मिलती है। कई बार ऑप्शन में मारकंडा नहीं होता और सीधा आएगा घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बोलेंगे मारकंडा है, या फिर आप कौशल्या है, या फिर बोलेंगे टांगरी है। ठीक है, तो ये चितांग है। ये नदियों की जब हम बात करेंगे तो आप ये देने वाले हो, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला है, कौन सा हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है? बताइएगा, हरियाणा के पूर्वी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा स्थित है? इसके बारे में आप आंसर क्या देने वाले होंगे? बाढ़ का मैदान, अरावली की पहाड़ियाँ, बालू का मैदान, और इनमें से कोई नहीं। जो हमारे पूर्वी भाग में इनमें से कौन सी जगह आपको देखने को मिलेगी? बताइएगा जल्दी से। हमारे पूर्वी भाग में, हरियाणा के पूर्वी भाग में बाढ़ का मैदान है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, या फिर आप बोलेंगे बालू का मैदान है। पूर्व में तो बालू का मैदान थोड़ी है, हमारा बालू का मैदान हमारे राजस्थान, आपसे पूछे तो राजस्थान हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिम में लगाइएगा, तो बालू का मैदान तो यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो भी यहीं दक्षिण में ही, तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान वहाँ पर है। तो बाढ़ का मैदान मतलब यमुना, बाढ़ का मैदान मतलब जहाँ पर यमुना है तो वहाँ पर बाढ़ का मैदान के रूप में जानते हैं। और ये अपने हरियाणा की एकमात्र जो है सदाबहार नदी के रूप में इसका नाम लिया जाता है। हरियाणा की एकमात्र सदाबहार नदी के रूप में इसका नाम आप लेते हैं, ध्यान रखना इसको। कुल देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा कितने प्रतिशत हिस्सा है? देश की कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो उसका नाम आप क्या देने वाले होंगे? तो वो कितने प्रतिशत हिस्सा है? 1.34%, 2.58, 3.25 और 2.76। कितने प्रतिशत हिस्सा हम बोलने वाले हो, इसका आंसर आपके द्वारा दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी, देते रहिए। और एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करिएगा। हमने ये 150 तक पहुंचाना है भाई। 150 तक कैसे पहुंचेगा? जब आप इसको सेशन को लाइक करेंगे सभी, तभी पहुंचेगा। और लाइव भी 150 प्लस होना चाहिए, लाइव भी 150 प्लस होना चाहिए और लाइक भी होना चाहिए। दोनों कैसे होगा? जब आप करेंगे ऐसा कोशिश। पहले तो लाइक बटन दबा दो, शेयर कर दोगे कहीं एक आधी जगह तो लाइव भी हो जाएगा 150 प्लस। बस कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना? हो जाएगा ना? चलो जल्दी से करिए जल्दी। तो 1.34% हिस्सा है कुल क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो या और आता है या फिर 3.25% आता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का खालिस्तान की तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ। हरियाणा कितनी तरफ से
हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से गिरा है, दिल्ली से तो क्या गिरा है, न्यू कैस कहाँ आप दिल्ली हरियाणा से कितनी तरफ से गिरा, उल्टा पूछना चाहिए था। तो बोलेंगे, फिर बोलेंगे हम 3 तरफ से दिल्ली गिरी हुई है, मतलब ये दिल्ली है और दिल्ली की हम बात करें तो ये दिल्ली हरियाणा के 3 तरफ से, तो इस तरफ से इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन उल्टा है। हरियाणा के जिले में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है, किसको माना जाता है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा? फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर और कुरुक्षेत्र। झज्जर और कुरुक्षेत्र मध्य का क्या आंसर आप देने वाले हो? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा माना जाएगा, इनमें से कौन सा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा भाई? फरीदाबाद है, फतेहाबाद है, झज्जर या कुरुक्षेत्र है? झज्जर है या कुरुक्षेत्र है? हरियाणा दिल्ली को 3 साइड से घेरा हुआ है, बिल्कुल हाँ ऐसा ही तो है, क्वेश्चन में उल्टा लिखा हुआ था ना। बताइए जल्दी जल्दी, अरे एक बार जल्दी सभी बच्चे लाइक करिए, 150 प्लस लाइक पहुंचाओ, कैसे होगा वो? तो फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद एरिया में सबसे छोटा पड़ता है, फरीदाबाद एरिया में सबसे छोटा पड़ता है। और पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? जनसंख्या में सबसे छोटा की बात करें तो आप पंचकुला का नाम लेते हो। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? तो बोलेंगे आप पंचकुला का नाम लेते हो। और एरिया में सबसे छोटा की बात करें तो फरीदाबाद का नाम लेते हो। हमारी डेंसिटी भी सर्वाधिक मतलब पड़ती है किसकी? फरीदाबाद की, है ना। हरियाणा के किस जिले में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? ये तो ना बेरा होगा तुमने, क्वेश्चन बेरा है इस बात का। आप में से किसी को इस बात का पता है कि हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आइडिया तो होगा कहीं ना कहीं, एक आधी जगह तो पढ़ रखा होगा ये, बताओ जल्दी से क्या देंगे आप? हाँ, बड़ा सिरसा है एरिया में और जो है छोटा यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी फरीदाबाद में है और सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो आपको सिरसा में, तो उल्टा ही हो गया। एरिया में जो बड़ा है, ठीक है ना, एरिया में बड़ा है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, एरिया में छोटा है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, सीधी सीधी बात है। वो तो एरिया छोटा होगा, घने आदमी रहे हैं तो डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी ही है ना। तो बिल्कुल जी, तो आंसर क्या देंगे आप? मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो बोलेंगे पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर है? पंचकुला में। अगला है, निम्न में से किस राज्य की सीमा हरियाणा के 3 सीमा से, हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है? ये कह रहा है किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा के से सटी हुई नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। किस किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, या किसके साथ लगती है बताइए? तो गुजरात के साथ हमारी सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, तो गुजरात के साथ कहाँ सीमा लगेगी इतनी दूर? वो एक अलग बात है कि चलो ठीक। नेक्स्ट है, हरियाणा की 4 भौगोलिक विशेषताएं, उस भौगोलिक विशेषताओं को पहचानें जो हरियाणा से संबंधित है। ये 4 भौगोलिक विशेषताएं हैं, इनमें से ऐसी एक विशेषता है जो हरियाणा से संबंधित है। पश्चिमी घाट है, यहाँ पश्चिमी घाट का हमारे से कोई संबंध है कि दूर दूर तक हमारे से कोई संबंध नहीं है। थार मरुस्थल है, दक्कन का पठार है, यमुना घग्गर का मैदान है। देखो थार मरुस्थल का हिस्सा हमारे यहाँ थोड़ा सा है, मुख्य रूप से तो राजस्थान में बोलेंगे, लेकिन ये ज़्यादा हमारे यहाँ आंसर ठीक बैठता, सटीक बैठता है यमुना घग्गर का मैदान। क्या बोलेंगे? यमुना घग्गर का मैदान बोलने वाले होंगे, जो बिल्कुल ठीक होगा। शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में कौन सी पहाड़ी स्थित है? मेवात की, अरावली की, मोरनी की और डोसी की पहाड़ियाँ। देखो ये भी नहीं बता पाएंगे तो फिर तो क्या मतलब कहाँ? बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, आपने 150 प्लस के पहुँचाने का के बिल्कुल नज़दीक है। लाइव में हम 146 आप देख रहे हो बच्चे, और साथ में लाइक भी 150 कर दीजिएगा। दोनों एक साथ 150 हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार जल्दी से करिए बेटा, बहुत बढ़िया। बताइए हमारे यहाँ शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले हिस्से में कौन सी पहाड़ी स्थित हैं? मेवात की, अरावली की, मोरनी की या डोसी की? देखो मैं डोसी की पहाड़ी की बात करें तो कहाँ पर बोला है? शिवालिक की बोला है इसने। कहाँ शिवालिक और कहाँ यहाँ? यह तो अरावली का है, तो अरावली की पहाड़ियों में डोसी की पहाड़ी है। लेकिन उसी प्रकार मोरनी की पहाड़ियाँ तो कहीं ना कहीं शिवालिक का मोरनी की पहाड़ियों से रिलेशन तो है। अरावली पर्वत श्रृंखला का कोई संबंध नहीं है। और मेवात की पहाड़ी, मतलब वो मेवात की पहाड़ी की बात करें तो वहाँ पर मेवात अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है वहाँ पे। तो आंसर सीधा सीधा मोरनी की पहाड़ियों से आ गया, और कुछ मतलब इसको बताने की इच्छा है भी नहीं। अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचाई 652 मीटर है, उसको क्या नाम से दिया जाता है? मतलब अरावली की पहाड़ियों की जो ऊंचाई 652 मीटर है, उस इसकी जब हम बात करें तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बोलेंगे डोसी की पहाड़ी। क्या बोलेंगे? डोसी की पहाड़ी के नाम से उसको आप जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है।
पूर्व की बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश से गिरा है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान पड़ता है? ठीक है, तो वो बोलेंगे 28वां, 15वां, 13वां और 21वां। बताइए क्या देंगे? तो क्या आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा? यदि आप राज्यों की जब हम बात करते हैं तो राज्यों में हमारा स्थान कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर आपके द्वारा क्या दिया गया है? क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो वो भारत, अभी हम बात करेंगे तो अभी हम 20वें स्थान पर हैं। पहले हम 21वें स्थान पर थे जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब वो एक यूटी है। तो फिर अब वो राज्यों में इनकी संख्या कौन से नंबर की हो गई? राज्यों में इनकी संख्या 20वें नंबर की हो गई। कौन से नंबर की हो गई है? 20वें नंबर की हो गई है। ठीक है, राज्यों में सबसे बड़ा एरिया में कौन सा है? तो राजस्थान है, और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा यूपी है। ठीक है, यूपी तो पता ही है आपको, इस बारे में तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल जी। नेक्स्ट है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दृश्यवती और खालिस्तान है। हमारे यहाँ पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ एक तो दृश्यवती है और एक कौन सी है? सरस्वती, गोदावरी, यमुना और शिवालिक। चलो एक और बता दो। चलो ये तो आप आंसर दे देंगे कि दृश्यवती और सरस्वती हैं, लेकिन एक कमेंट करके मुझे बता दें एक बात, क्या कि जो ये दृश्यवती नदी है इसका आज वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है इसका? दृश्यवती का वर्तमान नाम क्या है? बताइएगा। जो एक पवित्र नदी के रूप में, पुराने समय में एक पवित्र नदी के रूप में इसका नाम कहते थे, आज इसका रियल नेम क्या है? बस आंसर दे दो। मेरे को ये लगेगा कि आज मैंने जो क्लास लगाई है ना, वो आज का ही पूरा जो है सारा तो ज़्यादा हो जाएगा। आज जो क्लास लगाई है वो उसके पूरे हो गए। बताइएगा क्या आंसर आप देने वाले हो? आज वर्तमान में दृश्यवती नदी को प्राचीन काल में, वैदिक काल में दृश्यवती कहते थे, लेकिन आज इस नदी को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, और सरस्वती नदी पवित्र नदियों में से तो मानी ही जाती है। रावी नदी को दृश्यवती बोलते थे या फिर आप किसी और को बोलते थे? जल्दी जल्दी बताइएगा। हरियाणा में रावी नदी बहती है क्या? हरियाणा में रावी नदी बहती है? हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां रावी और सरस्वती बोलेंगे। बताइए। एक आपने नाम और सुना होगा ना, वो कौन सी नदी है जो जिसके तट पर 10 राज युद्ध हुआ था? जिसके तट पर 10 राज युद्ध हुआ था, वो कौन सी है? 10 राज युद्ध हुआ था, वो कौन सी है? हाँ, उस हिसाब से तो आप ये मानने वाले हो। चलो गुरुजी, आप इसका आंसर दे दीजिएगा और मैं सेशन को यहीं समाप्त करने की घोषणा मेरे को करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे को सेशन समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने खड़े हैं जी, आ जाओ यहाँ बाहर निकलो है। तो या एक और बात मैं बताऊँ, कल मैं स्टडी जीके की मैराथन क्लास लेके आने लग रहा हूँ। कल मैं स्टडी जीके की मैराथन जो है क्लास लेके आने लग रहा हूँ। उस क्लास को आप जरूर लगा लियो, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, जब आप हरियाणा अड्डा 24/7 चैनल को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्लास दिखाई देंगी, ये वाली। ये क्लास है जो कल मैं सुबह 10 बजे से एक क्लास लेके आऊँगा। कल सुबह 10 बजे से एक क्लास लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो इस क्लास को लाइक कर देना मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से। ठीक है, ध्यान रखियो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास रहेगी। और फिर मैं आने वाली 20 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद, 1 दिन बाद बीच में दे करके, और फिर मैं आपके लिए स्पेशल एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं नेशनल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। और भाई बिल्कुल, आप यदि आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो बेटा एस्टेट की तैयारी आप कर सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप के साथ। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँ एक बार। अड्डा 24/7 ऐप के साथ एस्टेट आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है। जब आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं, जब आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे स्टेट एग्ज़ाम में, तो स्टेट एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप हरियाणा में जाएंगे। हरियाणा में यदि आप स्टेट का आपको कोई किसी कोर्स में एडमिट होना है आपको, तो आप जैसे मान लो पीजीटी कॉमर्स में होना है, अलग अलग कोर्सेज हैं पीजीटी कॉमर्स, अलग अलग आप देख लेना जो अभी आपको चाहिए। कूपन कोड कैसे लगाएंगे इसको? कूपन कोड लगाएंगे Y737, अप्लाई कर दिया। कौन सा? Y7337 अप्लाई किया, एंटर होते ही 1839 रुपये का हो गया ये। लेकिन 1839 रुपये में नहीं, आपको ये कितने में मिलेगा? 1600 रुपये में ही मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप कोड लगाएंगे Y737।
ठीक है, कौन सी ऐप से करना है? अड्डा24/7 ऐप से, ठीक है, अड्डा Y737 ध्यान रखियो, ठीक है। बिल्कुल जी, आज खातिर इतना है। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।